नमस्कार साथियों, बिहार स्टूडेंट्स गाइडेंस टेलीग्राम ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार, 2014 बैच आईएएस। साथियों, आज हमने यूट्यूब लाइव करने की सोची थी और हमने शुरू भी किया था, लेकिन नेटवर्क ख़राब होने की वजह से हम आप तक लाइव नहीं ले पाए। लेकिन तब तक आप लोगों के बहुत सारे लोगों के सवाल आ गए थे। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक दिन लाइव किया था जिसमें हमने आईएएस के अलावा जो अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सीएपीएफ यानी असिस्टेंट कमांडेंट, एनडीए, सीडीएस, इन सारे एग्ज़ाम जो कि ऑलमोस्ट वनडे एग्ज़ाम होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और इसमें मुख्य रूप से इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। इस पे आप लोगों से हमने लाइव में विस्तृत चर्चा किया था, आपसे हम अपना एक्सपीरियंस साझा किया था। साथियों, आज जिस टॉपिक पे आप लोगों के सवाल आए हैं और जो पहले से हमने अनाउंस करके रखा था, आज यह एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें इस पे चर्चा होगी कि हम आईएएस कैसे बने, आईएएस की तैयारी कैसे करें, आईएएस में तैयारी करने में क्या क्या चरण होते हैं, उसकी तैयारी की शुरुआत हम कहाँ से करें, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबसे पहले किसकी तैयारी की जाए। इसके बारे में जब मैं लाइव था तो आप लोगों से हमने शुरुआत की थी और हमने ये बोला था कि आईएएस की तैयारी की शुरुआत आई थिंक जब हम 12th में होते हैं। हालांकि आईएएस के लिए एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, बैठने के लिए हमें किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, आपको ग्रेजुएशन करना ज़रूरी होता है। तो हमने बताया था कि क्वालिफिकेशन तो वैसे ग्रेजुएशन है, लेकिन आपकी तैयारी की शुरुआत होनी चाहिए थी वो 12th के बाद। आपको धीरे धीरे इसके बारे में सोचना ज़रूरी होता है। साथ ही हमने ये भी बताया था कि कैसे आईएएस आज के परिवेश में भी, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, वो भारत के सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम में से एक हैं और आपको अपने स्टेट में, अपने भारत सरकार में, उसके प्रशासन में और लोगों के लिए पॉलिसी बनाने में, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में एक बहुत बड़े भागीदारी करने का मौका मिलता है, कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। और देश और समाज में जो बहुत सारी समस्याएं आप देखते हैं, बहुत सारा कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, उस सिस्टम में जाके काम करने का एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलता है। और आज के डेट में भी यह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें आके अगर आप चाहेंगे तो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने ये बताया था, आपको 4-5 पॉइंट बताया था कि 12th के बाद आपको क्या करना है। नंबर 1, 12th के बाद आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है। तो अगर आप वही सब्जेक्ट रखना चाहते हैं जो आपका ग्रेजुएशन में रहा हो, तो उसके बारे में आप थोरली स्टडी कर सकते हैं। नंबर 2, एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, एंड यूपीएससी का जो सिलेबस होता है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स होते हैं, उसको रख के और धीरे धीरे उसको उलटना है, उसको देखना है कि किस तरह के सवाल उससे पूछे जाते हैं। इससे क्या होगा कि यू आर नाउ फोकस्ड इन योर ग्रेजुएशन स्टडीज़। योर प्राइम फोकस इज ऑन द सब्जेक्ट which you are studying in graduation, but at the back of your mind there is something that you are appearing slowly towards UPSC, right? So suppose even if you are doing engineering, okay, and if you want to take engineering subject, then you can preparing for your engineering your own papers, but at the same time you are also looking after the UPSC questions that has been asked in the previous past 5 or 10 years। या मान के चलिए कि आप अगर ज्योग्राफी से आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं और इवन इफ आप चाहते हैं कि आप अपना जो ऑप्शनल पेपर है आईएएस में वो कोई दूसरा सब्जेक्ट रखें, तो भी अगर आपको पता है कि ज्योग्राफी से जनरल स्टडीज़ पेपर में सवाल आते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो या इंटरव्यू हो, तो आप क्या करेंगे कि ज्योग्राफी से कौन कौन से सवाल उसमें आ रहे हैं उसके बारे में अभी से थोड़ा सा एक
नोट बनाना कह सकते हैं, या उसके सवाल को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि उसका कैसे आंसर लिखना है, या अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो अपने टीचर से पूछ सकते हैं, खास के द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द पास्ट ईयर्स इन द यूपीएससी एग्जामिनेशंस। तो एक ब्रीफ ट्रांजिशन फेज हम कह सकते हैं कि कैसे अपने आप को हम आईएएस के तैयारी में लगाते हैं 12th के बाद से। नाउ अगर आपने ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं और यू आर फुल इनटू द प्रिपरेशन ऑफ आईएएस एग्ज़ाम, अगर ऐसा है तो उसके लिए आज हम रणनीति पर चर्चा करेंगे कि हम तैयारी कैसे करना है। दोस्तों, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, और जैसा हमने सीखा है कि जो मेन तैयारी होती है वो मेंस एग्ज़ाम की होती है, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस में आप देखेंगे ऑलमोस्ट प्रीलिम्स के भी सारे सिलेबस कवर्ड हो जाते हैं, प्लस प्रीलिम्स में आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। आपको कोई ओपिनियन उतना नहीं पूछा जाता है, आपसे कुछ लिखने के लिए नहीं बोला जाता है। तो इवन इफ़ योर नॉलेज इज़ नॉट डीप, इवन इफ़ यू हैव ओनली सुपरफिशियल नॉलेज, आपको लगेगा कहीं हमने इसको देखा हुआ है, समझा हुआ है, तो यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, बट दैट इज़ नॉट द केस इन द मेंस एग्जामिनेशन। सो इन द मेंस एग्जामिनेशन व्हिच इज़ द मेन एग्ज़ाम, बिकॉज आपका जो फाइनल मेरिट बनता है और आपका सर्विस डिसाइड होता है, आपकी रैंक के आधार पर डिसाइड होती है कि आपको कौन सी सर्विस मिलनी है, आईएएस, आईपीएस, रेवेन्यू सर्विस, रेलवे सर्विस। तो उसमें आपकी जो सिलेक्शन होगा उसमें जो मार्क्स होते हैं वो मेंस का मार्क्स होगा और इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू भी एक तरह से मेंस एग्जाम का ही प्रोसेस होता है। प्रिलिमिनरी जो होता है, प्रीलिम्स होता है, दैट इज़ जस्ट अ स्क्रीनिंग काइंड ऑफ थिंग, कि उससे हम उन लोगों का सिलेक्शन करते हैं जो कि मेंस एग्जाम में बैठेंगे। प्रीलिम्स का कोई मार्क्स ऐड नहीं होता है एज सच। तो मेन एग्ज़ाम आपका हो गया, मेंस हो गया एंड इंटरव्यू हो गया। आज के समय में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, प्रीलिम्स में क्या होता है, एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है और एक सीसैट का पेपर होता है, जबकि मेंस में क्या होते हैं, आपके एक पेपर ऑप्शनल के होते हैं जो कि 500 मार्क्स का होता है। उसमें 2 पेपर होते हैं, 250 मार्क्स ईच, 2 पेपर्स, तो 500, एंड जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर्स होते हैं, 250 मार्क्स ईच, सो टोटल 1000 मार्क्स। सो 1000 मार्क्स के आपके जनरल स्टडीज़ होते हैं और 500 मार्क्स के आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं। उसके अलावा एसे राइटिंग भी होता है और आपको उसका भी मार्क्स ऐड होता है, प्लस लैंग्वेज के लिए इंग्लिश और हिंदी या कोई रीजनल लैंग्वेज में उसको क्वालिफाई करना होता है। सो द बेसिक थिंग इज़ दैट इट comes down to your optional and general studies in the mains examination. Now, तैयारी कैसे करनी है? मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने हिंदी माध्यम से तैयारी की थी और 2013 का जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने हिंदी माध्यम से आईएएस क्वालिफाई किया था। नाउ कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? बुक्स तो आपको बहुत सारे किताबों में मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने जो प्रतियोगिता दर्पण में मेरा इंटरव्यू छपा था उस समय, तो वो भी मैंने लिखा हुआ है, वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं शेयर करूंगा। साथ ही आज आपसे बात करने के बाद मैं एक अपनी बुक की वो लिस्ट बनाऊंगा जिसके सहारे मैंने एग्ज़ाम पास किया था। कि मैं उस समय में जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में जॉब कर रहा, तो जॉब करते हुए मैंने पढ़ाई की थी, तो मेरे पास उतना समय नहीं होता था जो कि मैं आईएएस एग्ज़ाम पे दे सकता हूँ। तो मैंने बहुत ही मिनिमम बुक्स की स्टडी की है। तो मैं बहुत ही कम बुक्स का आपको लिस्ट दूंगा कि उतना पढ़ के भी आप आईएएस बन सकते हैं, वो मैं सेपरेटली दूंगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ रणनीति की हम बात करेंगे। तो जब मेंस की हम बात करते हैं तो मेंस में आप देखेंगे कि जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, चाहे ऑप्शनल हो या जनरल स्टडीज हो, उसमें आपका जो कॉन्सेप्ट होता है किसी भी टॉपिक पे वो इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। तो कॉन्सेप्ट का मेरा मतलब ये है कि आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इसमें से किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। वो सवालों का मेंस में जो आपसे उम्मीद की जाती है, कुछ क्वालिटीज़ की उम्मीद की जाती है कि कोई भी जब सवाल पूछे जाते हैं उस सवाल को पहले समझना है, तभी आप सही आंसर लिख सकते हैं। अगर आप सवाल को नहीं समझेंगे तो जो पूछा जा रहा है सवाल, उसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे, कुछ और जवाब दे देंगे, उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
तो जब हम क्वेश्चन आंसर जब हम राइटिंग करते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हर एक सेक्टर्स होता है मेंस में। अभी हम जीएस की बात करते हैं, मेंस के जीएस की बात करते हैं। अगर हम जीएस की बात करेंगे तो आपको पता है कि जीएस में 4 पेपर होते हैं और चारों पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिले होते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होते हैं, पॉलिटी से होते हैं, इकोनॉमिक्स से होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, एथिक्स होते हैं। इन सारे सब्जेक्ट से जो सवाल पूछे जाते हैं, तो मेरा कहना है कि हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपके पास कम से कम एक मेन टेक्स्ट बुक होना चाहिए, जो आपको एक रेफरेंस बुक की तरह भी काम करेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ वही बुक काफ़ी है, आपको और भी कुछ लेने पड़ेंगे। हो सकते हैं किसी टॉपिक के लिए आपको कोई टीचर्स के क्लास नोट्स लेने पड़े, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़े, कोई मैगज़ीन पढ़ना पड़े, लेकिन एक आपको जो है मेन टेक्स्ट बुक हर एक सब्जेक्ट का एक होना चाहिए। उसको जब हम पढ़ते हैं तो 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जब आप यूपीएससी की फुल फ्लेज प्रिपरेशन करते हैं, तो यूपीएससी में जो पिछले 10 सालों में जो सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो, वो क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन बैंक होता है वो तो आपके पास हमेशा होना चाहिए। आजकल मार्केट में टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। सपोज़ अगर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, चाहे ऑप्शनल हो या आपका जनरल स्टडीज़ में हो, तो मान के चलिए कोई एक टॉपिक है जैसे भारतीय मानसून, इंडियन मानसून के बारे में, तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं टॉपिक वाइज, उसमें भारतीय मानसून पे जो भी सवाल पिछले 10 साल में पूछा गया है, वो सारे सवालों का वहाँ पे कंपाइलेशन किया हुआ है। तो उन सारे सवालों को जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से क्या क्या सवाल यूपीएससी में पूछे गए हैं पिछले इतने सालों में। तो ये हो गया। तो मेरा ये कहना है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हैं या मैगजीन को पढ़ रहे हैं, तो उसको क्रिटिकल एग्जामिन करना है। आई मीन उस टॉपिक के बारे में सारे पक्ष विपक्ष, सारे डायमेंशंस को जानना है और पॉइंट वाइज, क्योंकि आजकल आपको पता है कि क्वेश्चंस और आंसर एक ही साथ होता है और बहुत ज़्यादा वर्ड्स आपके पास नहीं होते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास, बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए किसी टॉपिक के बारे में। फॉर एग्जांपल कि आज पूरी दुनिया अगर कोविड-19 को फेस कर रही है, तो कोविड-19 के बारे में हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे मैं अभी बताऊंगा कोविड-19 क्या है, इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, ये किस तरह का डिजीज़ है और पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी क्या स्थिति है, इसके क्या रीजंस हैं, इंडिया में क्या इसका स्थिति है, इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में इसका क्या स्थिति है, अभी तक कोविड-19 को वैक्सीन बनाने में वर्ल्ड ओवर या इंडिया में क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं, अभी तक जो व्हाट आर द SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट, उसमें क्या क्या गाइडलाइंस इशू किए गए हैं, कैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उस पर अलग अलग तरह के गाइडलाइंस इशू कर रही है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, प्लस हमारे स्टेट, हमारे कंट्री में कौन सा स्टेट इसमें अच्छा काम किया है, उसमें क्या क्या इंडिविजुअल्स लोगों ने स्टेप उठाए हैं, प्लस कई आपने सुना होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने बहुत अच्छा काम किया कोविड-19 को रोकने के लिए, तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया है, देयर आर सम केस स्टडीज ऑल्सो। तो आपको उसके हर एक तह में जाना पड़ेगा, प्लस उसको अगर कोई सवाल आता है एग्ज़ाम में तो उसके लिखने की प्रैक्टिस भी हमें करनी पड़ती है उससे पहले। इन द सेंस कि कोई भी सवाल आता है तो उसको समझना है, उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है ना। क्रिटिकली एनालाइज करना का मतलब होता है, जिसे हिंदी में पूछता है कि उसको क्या बोलेंगे हम कि समालोचनात्मक व्याख्या। तो समालोचना क्या होता है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन या समालोचना का मतलब होता है किसी टॉपिक के बारे में उनके पक्ष विपक्ष दोनों पॉइंट को रखते हुए आप अपना मंतव्य देते, आप अपना व्यू देते हैं कि सही में इसका ये सॉल्यूशन होना चाहिए। और यही एक सिविल सर्वेंट से, एक IAS ऑफिसर से उम्मीद की जाती है प्रैक्टिकल चीज़ों में भी, कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम का बैकग्राउंड ये है, ये प्रॉब्लम क्यों आया वो भी जानना जरूरी है। इन वजह से ये प्रॉब्लम आया, आपके पास ये सब रिसोर्सेस है और आपको एक डिसीजन लेना है
तो एज ए ब्यूरोक्रेट, एज एन IAS ऑफिसर, यू आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। तो इसके लिए आपको क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एनी टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट एंड यू हैव टू टेक डिसीजंस। ऐसा नहीं कि हमने पक्ष और विपक्ष को तो रख दिया लेकिन हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सो इसको कृपया आप लोग ध्यान दीजिए कि एज एट द एंड ऑफ ए डे यू हैव टू टेक डिसीजंस। आप IAS बनने के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल की नौकरी करने के बाद आपको एक डिस्ट्रिक्ट की कमान संभालनी होगी, आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना होगा। तो आपको हर पल एक डिसीजन लेना है। तो इसीलिए जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो एक तरह से आपको डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को चेक करता है कि इन परिस्थिति में आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं CSAT में एथिक्स को भी ऐड किया गया है। लेकिन बाकी भी जो टॉपिक्स होते हैं जनरल स्टडीज़ के, उसमें आपको हमेशा जब क्वेश्चन का जो आंसर लिखते हैं तो आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके पॉइंट वाइज उस आंसर को डेवलप करना है और उसके सारे डायमेंशंस को लिखना है एंड देन लास्ट में आपका कंक्लूजन होना चाहिए। चूँकि मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ और मेंस के बारे में आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसके बुक्स तो मैं बाद में बताऊँगा क्योंकि आप में से सभी का ऑप्शनल अलग अलग होता है। तो ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें इसके बारे में तो मैं बता चुका हूँ पहले। आज थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा ब्रीफ में आंसर राइटिंग के बारे में। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम आंसर राइटिंग कैसे करें, हम जो आंसर लिखते हैं वो आंसर सही है कि नहीं है हमें पता नहीं चल पाता है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको कभी नहीं लगेगा कि मैंने जो आंसर लिखा वो बहुत अच्छा आंसर है और फिर भी आप एग्ज़ाम पास करते हैं। तो ये लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि जिस दिन आपको लगेगा कि मेरा आंसर तो बहुत ही अच्छा है तो शायद आप फर्दर ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर कैसा है। तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। पहले बोलूँगा कि कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि हम शुरुआत कैसे करें, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा कहना है कि क्वेश्चंस को शुरुआत कैसे करें उसमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। और अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस नहीं आ रहा है तो आप एक जनरल सेंटेंस से भी क्वेश्चन को आंसर लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोविड-19 के बारे में कोई सवाल आता है, कोई भी तरह का सवाल आता है कि उसके क्या कारण है, क्या भारत कोविड-19 की रोकथाम करने में सफल रहा है, क्या भारत के विभिन्न राज्यों में कोविड-19 की रोकथाम के लिए जो प्रयास किए गए क्या वो कारगर हैं, whether the efforts taken by the government of India or the different states of India have been proper to contain COVID-19। सपोज इस तरह का कोई सवाल आता है तो मेरा कहना है कि आप सोचेंगे कि मैं पहला लाइन क्या लिखूं, सेंटेंस क्या लिखूं। इसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है। जब मैं भी तैयारी कर रहा तो हम भी पहले सोचते थे कि कैसे करें, तो मैं उसका बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आते कुछ ऐसे लाइन्स होते हैं जो कहीं भी आपका फिट कर जाएगा। तो सपोज अगर हम इस तरह का जो मैंने सवाल पूछा कि वेदर इंडियन गवर्नमेंट हैव बीन डन मैग्निफिसेंट जॉब इन कंटेनिंग द कोविड-19 और नॉट, इस तरह का होगा कोई भी सवाल, तो आपका पहला लाइन सीधे आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोविड-19 इज़ अ वेरी डेडली डिजीज़। तो कोविड-19 इज़ वेरी डेडली डिजीज़, इसमें तो कोई गलत नहीं है। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि आज समूचा विश्व कोविड-19 के प्रकोप से परेशान है, या यह एक भयानक बीमारी है जिसका सामना पूरा विश्व, भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कर रहा है। तो ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें कोई गलत नहीं होना चाहिए, कहीं पे आप लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती है, हमारा सेंटेंस क्वेश्चन के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसीलिए हम समय व्यर्थ नहीं करें क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एक ऐसा लाइन से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, मानसून होता है, मानसून पे कोई सवाल आया तो आप अगर यही लिखने बैठ जाएंगे कि हम शुरुआत कैसे करेंगे तो आपका समय चला जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मानसून का बहुत बड़ा योगदान है। योगदान तो है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह का जो सेंटेंस होता है उससे आप क्या कर सकते हैं, इसकी शुरुआत कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ऐसे रेडीमेड सेंटेंस आपको होने चाहिए, बल्कि आपका अगर माइंड एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा और आप घर पे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे तो आप आराम से अटेम्प्ट कर रहे हैं। एंड लास्टली द कंक्लूडिंग पार्ट।
तो पहले आपने शुरुआत कर दिया, फिर आपका मेन बॉडी ऑफ क्वेश्चंस हो गया। क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कीजिए। पैराग्राफ भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटे छोटे होने चाहिए और उसमें ज़्यादा लेंथी पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चंस आंसर का राइटिंग का क्या पैटर्न हो गया कि पहली बात तो आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, देन एक बॉडी हो गया, अलग अलग पक्ष को रखते हुए उसमें पॉइंट्स होंगे, देन आपका कंक्लूजन कि जो सवाल आपका पूछा है उसके बारे में आपका क्या कहना है। ये होगी आपका क्वेश्चन आंसर राइटिंग के बारे में। और मेंस के बारे में आपका मोटा मोटी हमें कैसे अप्रोच करना है कोई चीज़ों को, कि अगर मेंस के लिए हम कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो हमेशा हमारे पास जो पिछले 10 साल के सवाल पूछे गए हैं वो होने चाहिए। हमेशा हमारे पास यूपीएससी का सिलेबस होना चाहिए और यूपीएससी के सिलेबस को बार बार पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, उसकी एक एक वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको करना पड़ेगा। और पहले तैयारी करनी चाहिए मेंस की। अगर हम प्रैक्टिकल फेज की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि जो प्रीलिम्स होता है मई जून के महीने में होता है, मेंस होता है सितंबर अक्टूबर के महीने में होता है, इंटरव्यू आपका फरवरी मार्च अप्रैल में होता है। तो एक आइडियल जो कैलेंडर आप बनाना चाहते हैं कि हम शुरुआत कैसे करें मेन तैयारी, तो मैं ये कहूँगा कि जब आपका प्रीलिम्स ख़त्म इस बार हो जाता है और जो अगले साल देना चाहते हैं तो उस दिन से वो क्या कर सकते हैं कि मेंस की तैयारी कर सकते हैं। उस समय से लेके जून से लेके और दिसंबर तक, जनवरी तक आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। आप ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं, जीएस की तैयारी कर सकते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन आपका प्रीलिम्स कैसा है, आपका सीसैट कैसा है। कुछ लोग होते हैं जिनको सीसैट के लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका मैथ्स, इंग्लिश ये सब स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद 2-3 महीने जो बचते हैं उसमें आप प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। बट आई विल अगेन टेल यू कि इसमें कोई एक रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी आदमी एक ही साल पढ़ के निकाल सकता है। कुछ लोग को 1 साल पढ़ना पड़ता है, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि वही बुक्स हैं, वही सब पढ़ते हैं, उसी तरह के सवाल सभी से पूछे जाते हैं, लेकिन सभी का ग्रास्पिंग पावर अलग अलग होता है, सभी लोगों का रूटीन अलग अलग होता है, सभी लोगों का पर्सनल लाइफ अलग अलग होता है। कुछ लोग 10 घंटा दे सकते हैं तैयारी में, कुछ लोग 12 घंटा, कुछ लोग 15 घंटा, कुछ लोग 5 घंटा ही दे सकते हैं। मेरा कहना है इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज़ कि आप अगर चाहें तो आप बन सकते हैं। तो पहले मेंस की तैयारी करेंगे, उसके बाद हम आएंगे प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। तो प्रीलिम्स की तैयारी में तो आपका एक जनरल स्टडीज़ हो गया और एक आपका ऑप्शनल पेपर हो गया। नाउ जनरल स्टडीज़ तो प्रीलिम्स में भी होता है, मेंस में भी होता है। मैंने जो किया है एंड आई विल सजेस्ट जिनके पास बहुत कम समय है तो एक ही बुक्स होता है, उसी से आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं, उसी के लिए मेंस के लिए पढ़ते हैं। मैं अपनी बुक लिस्ट को आप लोगों से शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो लेकिन सिर्फ पढ़ने के अप्रोच में अंतर होता है। जब हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं उसको हम अंडरलाइन करते हैं। हाँ, अंडरलाइन करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग का ये भी सवाल होता है कि तैयारी के दौरान नोट्स बनाना है या नहीं बनाना है। तो मेरा कहना है कि नोट्स बनाना इज़ वेरी गुड। नोट्स बनाने से क्या होता है, एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करना आसान हो जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जॉब करते हैं, जॉब नहीं छोड़ सकते, उनके पास टाइम नहीं है, फैमिली भी है, आप नोट नहीं बना सकते हैं मान के चलो। तो ऐसा नहीं है कि आप आईएएस नहीं बन सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हो। मैंने वही किया था, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन उसका खामियाजा ये होता था कि कल मान के चलो एग्ज़ाम है अगर प्रीलिम्स का, तो आज मेरे पास 10 इतने बड़े बड़े किताब होते थे उससे पहले रात को रिवीजन करने के लिए। तो बहुत मुश्किल होता है सारे किताबों को रिवीजन करना। फिर मेंस में भी यही होता था। तो अगर आप नोट बना सकते हैं तो बनाइए, पॉइंट वाइज छोटे छोटे नोट्स। नोट्स का मेन पर्पस है एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने में आसानी होनी चाहिए। तो एक ही किताब होता है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको संक्षेप में मैं बता भी देता हूँ। मैं हिंदी मीडियम से तैयारी किया। ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी 11-12 पढ़ा, तो महेश बर्नवाल की किताब पढ़ी थी फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस।
हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था, इसीलिए जनरल स्टडीज़ के लिए अलग से नहीं पढ़ा। फिर इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की किताब आती है और NCERT आती है 11th या 12th की है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, प्लस एक न्यूज़पेपर तो हमेशा पढ़ना होता है, द हिंदू मैंने पढ़ा था, एक मैगज़ीन मैंने पढ़ा था सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, और एक आपको वेबसाइट देखते हैं आजकल जो भी आप देखेंगे 2-3 वेबसाइट जो अच्छे होते हैं, इनसाइट ऑन इंडिया है, जो भी है, अनअकैडमी है, जो भी एक वेबसाइट को फॉलो अप कर सकते हैं। एक मैगज़ीन, एक न्यूज़पेपर, एक वेबसाइट, एक ऑल इंडिया रेडियो पे 9 PM के आसपास आता है, कुछ परिचर्चा डिस्कशंस होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये होता है योजना कुरुक्षेत्र, मैं उतना नहीं पढ़ पाया, टाइम नहीं होता है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। और हर एक का एक एक टेक्स्ट, जैसे पॉलिटी हो गया तो लक्ष्मीकांत हो गया, तो एक एक टेक्स्ट आई थिंक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से GS के लिए तो काफ़ी होता है, प्लस न्यूज़पेपर और मैगज़ीन तो हमेशा पढ़ना, उससे हम करंट अफेयर में भी हम अच्छे होते हैं। नाउ करंट अफेयर कितना पीछे जाना है 1 साल नॉर्मली पीछे जाना होता है, 1 साल से ही सारे सवाल आते हैं करंट अफेयर का। उसके बाद आप जैसे जानते हैं कि इंडिया होता है, जो भारत बुक आता है हर एक साल आता है, वो इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे इम्पोर्टेंट है। ये सब किताब कोशिश करें कि मेन किताब पढ़ें। जैसे भारत जो बुक आती है वो बहुत मोटी होती है, उससे डरना नहीं है, उसमें बहुत सारा डेटा होता है और काम की चीज़ें बहुत कम होती है जो आपके लिए है, तो उससे डरना नहीं है। मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि मेन टेक्स्ट को पढ़ना है। मार्केट में कभी कभी आता है उसका छोटा सा जो कॉम्पैक्ट वर्जन आता है, तो उसमें नहीं जाना है। अब जो कंपाइल कॉम्पैक्ट किया वो पता नहीं कौन से चीज़ों को रखा है, कौन से चीज़ों को नहीं रखा है, तो मे बी कि जो चीज़ उसमें नहीं लिया गया उसी से सवाल आ सकता है। ये हो गया प्रीलिम्स के लिए हो गया। तो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा स्टडी करना है, अंडरलाइन करना है चीज़ों को, और हमेशा जैसा मैंने मेंस के लिए बोला, आपके पास सिलेबस और पिछले साल का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। जैसे मान के चलो हम हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, फ्रीडम मूवमेंट पढ़ रहे हैं, तो फ्रीडम मूवमेंट में क्या है, हमारे पास प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है, तो बार बार उस चैप्टर को हम उलटते हैं तो हमें पता चलता है कि पिछले 10 साल में प्रीलिम्स में किस किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो अगर आप हमेशा डेली जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बुक्स में, उससे पहले उस चैप्टर से पूछे गए आप सवाल जो UPSC में, उसको आप हमेशा देखते रहेंगे, दिन में रोज़ देखिए, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, तो क्या होता है आपके माइंड में एक चीज़ डेवलप हो जाता है कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं, कहाँ से सवाल आ रहे हैं। तो जब क्वेश्चन देखने के बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अरे इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको हर एक लाइन में सवाल नजर आएगा UPSC का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन बैंक को, क्वेश्चन पेपर्स को, प्रीवियस ईयर जो के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको डेली उल्टाए, बार बार उल्टाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस सिलेबस, कौन कौन सा सिलेबस है, सिलेबस का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। सिलेबस में जो जो लिखा हुआ है वो हर जगह से पढ़ना है। हो सकता है कि आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें 1-2 लाइन सिलेबस का छूट गया है, उसको आप गूगल पे देखिए, आजकल तो गूगल है, इंटरनेट है, आपको सिलेबस का एक एक लाइन पता होना चाहिए, क्योंकि उसी एक एक लाइन से क्या होता है उसमें सवाल आ जाते हैं। तो सिलेबस को कभी इग्नोर नहीं करना है। तो प्रीलिम्स के लिए यही हो गया। CSAT पे हम आते हैं। मैंने 12th तक साइंस से किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और BA पॉलिटिकल साइंस से किया था, तो 12th तक का मेरा साइंस का बैकग्राउंड था, मैंने इंजीनियरिंग का भी प्रिपरेशन नहीं किया था। सो आई हैड ए वेरी हम्बल साइंस बैकग्राउंड टिल 12th। लेकिन मैंने ये देखा कि 12th तक या इवन 10th तक भी अगर जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है साइंस और मैथ्स में, इंग्लिश में, तो उसके लिए CSAT में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने लास्ट लाइव जो लिया था उसमें बताया था स्पोकन इंग्लिश के बारे में कैसे करना है और CSAT के बारे में भी, तो उससे आपको मदद मिलेगी। तो उससे पैनिक नहीं होना है। मेरा कहना है कि आपको बेस स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर जिनकी मैथ्स अच्छी है, साइंस अच्छी है, तो आई थिंक उनको CSAT में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इंग्लिश भी ठीक है तो। नॉर्मली जिनका मैथ्स कमज़ोर होता है तो वो मैथ्स के लिए कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। RS अग्रवाल का मैथ्स आता है, फिर इंग्लिश के लिए जो बुक्स मैंने बताया था, इंग्लिश इज ईजी हो गया, रेन मार्टिन हो गया, इस तरह के बुक्स को पढ़ सकते हैं। देन आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, बेसिकली लैंग्वेज को समझना है। CSAT पे आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसको फास्ट पढ़ना पड़ता है, तो बेसिकली लैंग्वेज को समझना है आपको। तो अगर न्यूज़पेपर की रीडिंग, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर की रीडिंग, तो अगर वो आप करते हैं तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाती है
और जिनको लगता है उनका सीसेट अच्छा है, जैसे मैं क्या करता था कि प्रीलिम्स से 1 महीना पहले 2-4 मैं सेट बना लेता था सी सेट के लिए, जो पिछले साल पूछा गया है या कोई मैगजीन में आ गया, वो 2-4 सेट बनने से क्या होता था, एक प्रैक्टिस एक फ्लो में आ जाता था। बाकी मैं सी सेट के लिए कुछ नहीं किया था। तो मेरा मानना है कि जो 10th या 12th तक का जो साइंस मैथ्स है, दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर सी सेट टू क्लियर इट। उसमें और ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ताकि अगर सी सेट आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे प्रीलिम्स के जीएस पे कर पाएंगे, क्योंकि आजकल सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग हो गया वैसे भी, और मेन जो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा वो जनरल स्टडीज़ के बेसिस पे होता है। इसीलिए जनरल स्टडीज़ हैज़ बिकम मच मोर स्ट्रॉन्गर नाउअडेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये मैं बता दिया हूँ। मेंस के लिए ऑप्शनल हो गया, तो ये जो हम लोग का प्रयास है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों को गाइड करने का, खास के कोविड-19 के टाइम में, जो लॉकडाउन के टाइम में कोचिंग भी बंद हो चुके हैं, क्लासेस भी बंद हो चुके हैं, तो मेंस में आज तो हमने जनरल बता दिया कैसे करना है। आगे भी आपको हम बताएंगे कि 2-4 आंसर का हम सैंपल भी आपको हम लिख के आगे बताएंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। मैं एक सेशन, चाहे वो लाइव हो या ऐसे वीडियो के माध्यम से, एक सेशन में आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर राइटिंग में एक अलग से एक पूरा का पूरा सेशन लूँगा आधे घंटे का, जिसमें और डिटेल में बताऊँगा। और मेरा जो ऑप्शनल रहा है, तो हिंदी मीडियम से आप लोगों में से अगर कोई हिस्ट्री का प्रिपरेशन करते हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो मैं हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का मैं अलग से आपके लिए सेशन लूँगा, जिसमें मैं और डिटेल में बताऊँगा कि उसकी तैयारी कैसे करने हैं। बाकी हमारी टीम की कोशिश रहेगी कि जो भी ऑप्शनल है, ऑप्शनल का सब्जेक्ट वाइज हम अलग से हम क्लास लेंगे, उसमें उन सारे सवालों को भी हम आपके लिए हम बना पाएंगे ना। इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने तैयारी शुरू की है। इंटरव्यू और मेंस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। जो सवाल मेंस में आपसे लिखने को बोला जाता है, आपके पास टाइम होता है थोड़ा सोचने के लिए, उसी तरह के सवाल, जो बेसिक सवाल होते हैं, वो आपसे इंटरव्यू में सामने पूछा जाता है, आपके पास सोचने का वक्त नहीं होता है। उसके अलावे आपसे पूछा जाता है अपने बैकग्राउंड के बारे में, बायोडाटा के बारे में, जिसके बारे में आप ही जानते हैं। फिर आपसे कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिकली मैंने जो बताया कि इंटरव्यू इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ नॉलेज की टेस्टिंग मेंस में हो चुकी है, क्योंकि आपने मेंस क्लियर किया है। तो इंटरव्यू में बेसिकली जो टेस्टिंग होती है वो आपके ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी के होते हैं, जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, urge and will to serve the people, then आपका decision making capacity, then neutral, whether your view is neutral or not। ऐसा नहीं कि बहुत extreme view आपका होना है आपके हर से में, that is not good। आपका जो व्यू होना है वो मॉडरेट होना चाहिए, and that should be backed by some sound logic and rationality। आपका जो भी व्यू है, हो सकता है कुछ में आपका एक्सट्रीम व्यू भी हो सकता है, बट दैट शुड ऑलवेज बी बैक्ड बाय सम लॉजिक एंड रैशनैलिटी। ऐसा ना हो कि आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं, बिना कोई बेसिक, बिना कोई लॉजिक का बोल रहे हैं। नहीं, आपको जो भी पॉइंट रखना है, व्यू रखना है, उस व्यू के पीछे कुछ साउंड लॉजिक होना चाहिए कि आई सपोर्ट दिस बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स। So that critical analysis is again important in the interview। तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपका इंटरव्यू के लिए। बाकी मैंने बोला कि अगर आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे और प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस क्लियर करेंगे, तो आपको इतना नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग हो जाता है एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी है। और तो इंटरव्यू के बारे में अभी नहीं सोचना है। बाद बाकी आप लोगों में से जो लोग क्वालिफाई करेंगे आगे चल के एग्ज़ाम में, तो हम लोग इंटरव्यू के लिए हम अलग से हम लोग ज़रूर क्लास लेंगे। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मैं अभी स्किप कर गया, दैट इज़ एथिक्स। एथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एथिक्स एक पूरा का पूरा पेपर आ गया, 100 मार्क्स का, पेपर 4 जनरल स्टडीज़ मेंस में। तो उसके बारे में क्या है, तो एथिक्स में आप देखेंगे 2-3 चीज़ें होती है। एक तो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट अबाउट द एथिक्स, कुछ ठीक है कि एथिक्स क्या होता है, उसके क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, है ना, उसके बारे में। तो दैट इज़ द थ्योरेटिकल और फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ एथिक्स। सेकेंड इज सम नॉलेज और नोइंग अबाउट
some important philosophers, social reformers of the country. Second, third, administrative ethics, in the sense that there are some portions from public administration also. What is public administration, governance, and administration कैसा होना चाहिए, what is the role of ethics in administration, ये, and then decision making, ethical dilemma, case studies. तो एक्चुअल केस स्टडीज आपके सामने दिए जाते हैं एथिक्स में। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं यही कहूँगा, और जो आज सर्विस में मैं हूँ उसके एक्सपीरियंस से मैं यही कहूँगा कि एथिक्स इज़ समथिंग विच कम्स फ्रॉम इनसाइड। एथिक्स लाने का मकसद ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन में मोरालिटी को लाया जाए इन द सेंस कि थोड़ा सा उसको मेंटेन किया जाए, क्योंकि हाल के समय में ऐसा देखने को मिला कि करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा था एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जो हमारे नीति निर्माता उन्होंने सोचा कि एथिक्स का पेपर लाने से शायद थोड़ा सा लोग एथिक्स के बारे में सोचेंगे, मोरालिटी के बारे में सोचेंगे, और करप्शन कम होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, रिस्पॉन्सिवनेस आएगी प्रशासन में। जो प्रशासन है वो जनता के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार होगा, उनकी बातों को ज़्यादा समझेगा, ज़्यादा एम्पैथेटिक होगा, एम्पैथी होगी उनमें, बहुत सारी क्वालिटीज़ है वो आएगी, रिस्पॉन्सिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, प्रोएक्टिवनेस, प्रो पीपलनेस, ये सब क्वालिटी लोगों में आएगी। इसके लिए एथिक्स को लाया गया। तो मैं यही कहूँगा कि एथिक्स के बारे में जो भी केस स्टडी या सिचुएशंस आते हैं कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और आप उस ज़िला के जो शहर हेडक्वार्टर में आप हैं और वहाँ पे आपके पास एक आवेदन आता है कि एक कंप्लेन आता है एक किसी नागरिक का, कि मान के चलिए वो कोई नागरिक है, उनका ये कहना है कि जो फुटपाथ है जो पैदल लोगों के चलने के लिए है उस पे वेंडर्स लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ, या वेंडर्स लोग अपना रेडी पटरी लगाते हैं और हम लोगों को चलने के लिए, राहगीरों को चलने के लिए फुटपाथ नहीं है, जिसके कारण राहगीरों को मेन रोड पे चलना होता है और उसमें जहाँ पे बस चलता है, जहाँ पे कार चलती है, उससे एक्सीडेंट होता है। इसीलिए आपसे आग्रह है कि सारे फुटपाथ को खाली कराया जाए और रेडी पटरी वालों को वहाँ से हटाया जाए ना। उनकी बात जायज़ है, लेकिन उस केस स्टडी में आगे है कि आपने जैसे ही सोचा कि सही में उनको हटाना चाहिए, कि आपको क्या होता है, एक रेडी पटरी वालों का एक समूह है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी एक रिप्रेजेंटेशन आता है, आवेदन आता है कि सर हम लोग इतने सालों से यहाँ पे अपना फल सब्जी बेच के, और ये भी तो हम यहीं के लोगों के लिए बेचते हैं, अपना हम पेट पाल रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, और अगर अचानक से प्रशासन के द्वारा हम सभी को हटा दिया जाएगा, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे पीछे हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, उनका एजुकेशन है, तो हम कैसे करेंगे? तो आप क्या करेंगे? आपके लिए दोनों ज़रूरत है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बोथ पॉइंट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर यू। एक तरफ रेडी पटरी वाले लोग हैं जो स्वरोजगार करके खुद से अपना रेडी पटरी पे फल सब्जी बेच के अपनी जीविका चलाते हैं, परिवार को पालते, ईमानदारी से कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो पेडेस्ट्रेनियन भी है, राहगीर भी है, जो फुटपाथ पे चलना जिनका हक है, और फुटपाथ पे जो सरकारी ज़मीन है उस पे बिना परमिशन के, बिना सरकार के परमिशन के तो रेडी पटरी लगाना भी तो गैर कानूनी है। तो एक तरफ गैर कानूनी लीगल इलीगल का मसला है यहाँ पे, एक तरफ लोगों के रोजगार का मसला है, एक तरफ गरीब लोगों के प्रति आपका कैसा एक्शन होगा ये मसला है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे चीज़ इन्वॉल्व है। तो इस समय देखा जाता है बहुत सारे एटीट्यूड कि आप क्या करेंगे। तो आपको एक बैलेंस डिसीजन लेना होता है, ऐसा डिसीजन जिसमें फुटपाथ पे चलने वालों को फुटपाथ भी मिले, फुटपाथ भी खाली होना चाहिए, और एट द सेम टाइम कि रेडी पटरी पे जो लोग फल सब्जी बेच कर अपना जीवन यापन करते हैं, परिवार चलाते हैं, उनको भी कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था दिया जाना चाहिए, ताकि वो लोग अपना फल सब्जी बेच के अपना परिवार चला सके। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, कोई लैंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस शहर में, जो कि ऐसा लैंड हो जो कि ऐसे पड़ा हुआ हो, कोई काम ही नहीं होता होगा, उसको आप वेंडिंग जोन बना सकते हैं, और एक सर्वे करके सारे वेंडर्स की पहचान कर सकते हैं
और उनको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उनको जगह अवेलेबल करा के आप बोल सकते हैं कि इस वेंडिंग जोन में आप लोग फल सब्जी को बेचिए। वहाँ पे आप पब्लिक टॉयलेट लगा सकते हैं ताकि वहाँ पे एक मार्केट सा बन जाएगा और उनको कुछ आप फीस भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे नगर पालिका होता है, नगर निगम होते हैं, वो लोग कुछ फीस भी चार्ज कर सकते हैं रेडी पटरी वाले से मंथली या डेली कि आपको इतना पैसा देना है। उससे क्या होगा, सरकार को राजस्व की आमदनी भी होगी। तो आपने क्या देखा कि सरकार की इनकम भी हो रही है, एक रेगुलेट भी हो गया, मतलब ब्यूटीफुल भी लगेगा कि एक वेंडिंग जोन हो गया, वहीं पे सिर्फ वेंडर्स रहेंगे, रेडी पटरी वाले रहेंगे, फुटपाथ भी खाली हो गया, तो सबको इसमें हो गया। तो दिस इज अ डिसीजन, तो ये सही डिसीजन है। लेकिन अगर आप इसमें ये बोलेंगे नहीं हम तो कानून को सिर्फ मानेंगे, कानून तो सही है, मानना है, और रेडी पटरी वालों को हम हटा देंगे, फुटपाथ को खाली करा देंगे, तो इससे कहीं ना कहीं जो गरीब लोगों के प्रति जो हमारी सोच है उसमें थोड़ा सा आएगा कि नहीं आप लीगल ही होना सही नहीं है, एथिक्स भी होते हैं। एथिक्स भी हमें यह सिखाता है कि जो समाज से कमज़ोर वर्ग हैं उनके प्रति हमारा एटीट्यूड भी पॉजिटिव होना चाहिए, उनका भी हमें केयर करना है, ख्याल करना है, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। हम ऐसे ही लोगों को नहीं बोल सकते हैं कि नहीं आप तो चले जाओ, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी बेसिक ड्यूटी है कि हमारे क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, जो भी जनता है, उनके लिए हम उत्तरदायी हैं। तो ये मेरा कहना था एथिक्स के बारे में। तो एथिक्स में कॉमन सेंस के आधार पे अपने कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए, और आप इमेजिन करो कि आप उस परिस्थिति में सही में हैं। अगर एग्ज़ाम में एथिक्स में कोई सवाल आता है तो आप सही में अपने आप को वहाँ मान के विजुअलाइज करो और आप सोचो कि सही में एक अच्छा ऑफिसर, एक अच्छा इंसान वहाँ पे क्या डिसीजन ले सकते, क्या होना चाहिए। आप जब ऐसा सोचोगे तो आपको लगेगा कि नहीं सही में हम ऐसा ही होना चाहिए। प्लस जो कुछ बुक्स आते हैं एथिक्स पे, उस बुक्स को आप थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ताकि एथिक्स के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता चल जाएगा, और कुछ फिलोसफर्स के बारे में जो होता है वो पढ़ जाएगा। तो ये हो गया अप्रोच के बारे में मैं बात कर रहा था कि आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। नाउ प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन सारी चीज़ों के बाद कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं आपके मन में कि कितनी घंटे पढ़ाई करें, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितने साल तैयारी करना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब में मैं फिर से एक बार आज कहता हूँ कि कोई एक रास्ता नहीं है, मंजिल एक है, रास्ते अनेक हैं। आप वो रास्ता चुनिए, सेलेक्ट कीजिए जो आपको सूट करता हो, जैसे लेकिन आपके पास जितना टाइम और एनर्जी है वो सब इसमें लगा दीजिए, क्योंकि इसको चाहिए, यह एक सर्विस है। जैसे अगर आपके पास 15 घंटे हैं तो 15 घंटे पढ़ाई कीजिए। आप अगर 5 ही घंटे रोज़ दे सकते हैं, आप 5 ही घंटे दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ 15 घंटा पढ़ने वाला, रोज़ पढ़ने वाला ही आईएएस बनेगा। हो सकता है कि 15 घंटा रोज़ पढ़ने वाला 1 साल में आईएएस बन जाए और 5 घंटा पढ़ने वाले को 2 साल लगे, 3 साल लगे। लेकिन जिसमें अगर जुनून है, जिसमें जज्बा है, जिसने ठान लिया है कि हम आईएएस बनना है, उसको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे वो किसी पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हो, चाहे उसका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हुआ हो, चाहे वो किसी भी मीडियम से रहा हो, हिंदी मीडियम हो, चाहे तमिल मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, उसको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन आता है कि सर हम तो तैयारी करते रहते हैं लेकिन बीच बीच से हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है ना। उसके लिए मैं आप लोगों से एक कहना चाहता हूँ, बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब आपको पता है कि आईएएस बनने के बाद आप क्या बनते हैं, आईएएस बनने के बाद अगर आपको पता होगा कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं, डीएम बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं आप अपने यंग डेज में, तो आप सोचिए कि 20-25 साल के एज में, 21 साल है एग्ज़ाम का डेट, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, तो आप अगर उस समय क्वालिफाई कर जाते हैं तो 25-26 साल बनते बनते आप एक ज़िला के कलेक्टर बनते हैं, मजिस्ट्रेट बनते हैं। तो उस ज़िला की जनसंख्या 10 लाख से 15 लाख होती है, कभी कभी ज़्यादा भी होती है। उतने लोगों की उम्मीदें आपसे होती है। तो जब आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है तो आप सोचिए कि अगर आपको ये पता चल जाएगा कि उतने 15-20 लाख लोगों के लिए मैं 26 साल में, 27 साल में, 30 साल में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जो भारत सरकार, राज्य सरकार का जो योजनाएं हैं, चाहे वो एमजी नरेगा का योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, या और भी सड़क बनाने की बात हो, बिजली की बात हो, राशन कार्ड सभी लोगों को पहुँचा के नहीं पहुँचा वो मॉनिटर करना हो, या और भी कोई समस्याएं हैं पूरे ज़िला में, तो
वो आप दूर कर सकते हैं मेहनत से, टीम बना के, ईमानदारी से काम करके। आप देखेंगे भारत सरकार में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, महिला एवं बाल विकास है, उसके बाद ट्राइबल अफेयर्स होता है, उसके बाद आपका अर्बन डेवलपमेंट होता है, इतने सारे डिपार्टमेंट, ग्रामीण विकास होता है। और आप देखेंगे हर एक डिपार्टमेंट में भारत सरकार के पास कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। गरीबी उन्मूलन का आपके पास देखिएगा होता है, उसके बाद जो प्रधानमंत्री आवास योजना होता है, एमजी नरेगा होता है, इतने सारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लस स्टेट गवर्नमेंट के, उन सब के इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी आपकी होती है अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं। तो जिस सर्विस के, जिस पोस्ट के साथ इतना बड़ा आपको जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको काम करने का अपॉर्चुनिटी है, तो जब वो आपको पता है कि ये एग्ज़ाम क्लियर करने से हमें ये बनने वाले हैं, हमें ये मौका मिलने वाला है, तो मोटिवेशन कम कैसे हो सकता है? मुझे तो जहाँ तक पता है कि जब मैं तैयारी कर रहा था मुझे कभी मोटिवेशन कम नहीं हुआ, और आज भी कम नहीं होता है। आज मैं सर्विस में हूँ पर मोटिवेशन आज भी कम नहीं होता है, क्योंकि इतना कुछ काम करने के लिए है, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने स्टेट्स के लिए, अपने कंट्री के लिए, तो मोटिवेशन कम होने का कोई सवाल है ही नहीं। फिर जब आप सीनियर ऑफिसर्स बनते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में आप किसी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, किसी डायरेक्टरेट को हेड करते हैं एज ए डायरेक्टर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टर हायर एजुकेशन, डायरेक्टर हेल्थ, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, उसके बाद आप उससे भी और सीनियर होते हैं, आप पूरे स्टेट में किसी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। तो आपको इतना मौका मिलता है लोगों के लिए काम करने के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए काम करना है, सबके लिए योजनाएं बनाना है, सबके लिए स्कीम्स बनाना है। इतना फ्रीडम मिलता है आपको काम करने के लिए, आपको सोचने के लिए। आपके मन में कभी भी जो ड्रीम्स हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, उस ड्रीम्स को आप यहाँ पे लागू कर सकते हैं। उस ड्रीम्स को आप फलता फूलता हुआ आप देख सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप स्कूल में जाते होंगे, कॉलेज में जाते होंगे, आपको कोई सिस्टम अच्छा नहीं दिखता होगा, आप चाहते होंगे नहीं एग्ज़ाम ऐसे होता है, एग्ज़ाम 3 साल के बदले 5 साल क्यों होता है, यूनिवर्सिटी लेट क्यों चल रहा है। फ्रेंड्स, आपको मौका मिलेगा कि सिस्टम में आके उसको कैसे इम्प्रूव करना है, उसको कैसे और अच्छा बनाना है, कैसे उन लोगों तक पहुंचना है जहां तक अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। एक बहुत मौका मिलता है आपको आईएएस में आने के बाद। तो जो इतना बड़ा चीज़ हमें देगा, आई थिंक वो उसकी जब हम तैयारी करेंगे तो मोटिवेशन एक पल के लिए भी कम होने का मुझे लगता है कि कोई इसका मतलब नहीं है। तो इतना ही कहने के साथ सॉरी हम लाइव नहीं हो पाए नेटवर्क पुअर होने की वजह से, और इसी तरह से आपके हम बहुत सारे सवाल नहीं ले पाए, बस कुछ सवाल हम ले पाए। और आज हमने आपको जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बारे में बताया। मैं जो बुक की लिस्ट है वो मैं आपको शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और आप लोग इसी तरह से पूरी बुलंदी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन करते रहें। और जो भी आपके मन में सवाल उठता है उन सवालों को आप हमें टेलीग्राम चैनल में पूछें, ऑनलाइन जब हम ऑनलाइन आते हैं, लाइव आते हैं, उस समय पूछें। तो हमारी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि हर एक सब्जेक्ट पे आपके जो भी टॉपिक्स हैं उस सभी पे हम या तो रिकॉर्डेड वीडियो इसी तरह भेजेंगे, या नहीं तो हम ऑनलाइन लाइव आएंगे, या हम फिर चैट के माध्यम से भी टेलीग्राम पे आप लोगों से हम बिल्कुल जुड़े रहेंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे पास जो भी समय है, जो हमारा एक्सपीरियंस है खुद का, उसके आधार पे आपके साथ मिल के और आपको आपके मंजिल तक हम ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू। इतना ही कहते हुए ऑल द बेस्ट।